देखिए, आज से अपन क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। जो फसल उत्पादन है वो वन बाई वन सारी फसलों का अध्ययन करेंगे। ये आपके जो क्रॉप प्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इसमें से आपके एक 4 नंबर का क्वेश्चन आना है ना। फिर से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये आपके दो प्रकार से आ सकता है। एक तो आपको सीधा पूछेगा कि भाई गेहूं की खेती का निम्न बिंदुओं के अंतर्गत वर्णन कीजिए। तो आपको बिंदु दे देंगे, जैसे जलवायु दे देंगे, मृदा दे देंगे, या फिर वैरायटी दे देंगे, या फिर आपके जो खरपतवार है वो दे देंगे कि आप किस प्रकार से रेगुलर करोगे, अंतःसस्य है वो दे दोगे, है ना। तो देखो आपके जो एक तो क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि गेहूं की खेती का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। तो आपके ये 4 नंबर का 2 क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, है ना। अब जो अपन आगे इसकी बात करेंगे भाई, सबसे पहले अपने को क्या मतलब किस प्रकार से अपने को पढ़ना चाहिए। तो आपको एक काम करना है, इसका एक तो चार्ट बना लेना है ना। चार्ट आपको किस प्रकार से बनाना है, देखिए जो सारी फसलें हैं उसका, वैसे मैंने पिछली आपको 11th क्लास में पढ़ाया था कि इस प्रकार से आप एक चार्ट बना लेना। बाकी अब की बार जो आपके ग्रुप चल रही है उनका भी आप एक चार्ट बनाकर उनके जो पॉलिटिकल नेम है, जलवायु है, उत्पत्ति स्थान है, मृदा है ना, बुआई का समय है, बुआई की विधि है, स्पेसिंग है, इन सारों का एक चार्ट बनाकर सारी फसलों का एक साथ में लिख लेना। उसके बाद में अच्छी तरह से याद कर लेना। बाकी डिटेल है वो आप आराम से लिख सकते हो। जैसे आज अपन बात करेंगे कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेसिक क्या क्या चाहिए, कितना आपको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके प्रश्न इस प्रकार से आता है कि गेहूं की खेती का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, है ना। अगर ऐसे प्रश्न आ गया कि भाई गेहूं की खेती का निम्न बिंदुओं के अंतर्गत वर्णन कीजिए, तो आपको निम्न बिंदु देने हैं कि भाई जो आपके बिंदु दिए होंगे, ठीक है। एक जलवायु दे दिया, है ना। दूसरा आपके उन्नत किस्म दे दी, ठीक है। तीसरा आपके जो रोग दे दिए या कीट दे दिए, है ना। इस प्रकार से आपके जो निम्न बिंदु दे दिए तो बिंदुओं के अंतर्गत आपको वर्णन करना होता है। तो इसमें आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आ सकता है कि आप गेहूं की खेती का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। तो संक्षिप्त वर्णन में आपको किस प्रकार से संक्षिप्त वर्णन करना है, इनका अपना डिटेल से अध्ययन करेंगे। कोई सी भी ग्रुप हो उनमें सबसे पहले ये जो सारी अभी चीजें आपको बताऊंगा, बहुत सारी की सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है ना। अगर ये चीज अपन नहीं लिखेंगे तो नंबर कटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, अगर कोई सी भी फसल हो सबसे पहले अपने को वानस्पतिक नाम लिखना है, वानस्पतिक नाम, ठीक है। अब वानस्पतिक नाम के बाद में आपको इसका जो कुल है वो लिखना होता है, कौन से कुल से बिलोंग करती है ना। इसके बाद में आपको उत्पत्ति स्थान लिखना है कि इसका उत्पत्ति स्थान है कहाँ पे, कहाँ से ओरिजिन इसका हुआ था, ठीक है। इसके बाद में इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, महत्व क्या होता है ना, कि भाई अपन इसकी खेती क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। जैसे अपन बरसीम की खेती कर रहे हैं तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, या फिर जो गेहूं की खेती कर रहे हैं तो इसका इंपॉर्टेंस है क्या होता है। अब देखो बरसीम है तो वो चारे के लिए अपने को पशुओं को चारा उत्पादन के लिए अपना चाहिए, ठीक है। तो वो चारा उत्पादन का उसका इंपॉर्टेंस हो गया। और जो गेहूं की खेती है वो अनाज के लिए अपने को चाहिए, तो उसका खाने के लिए जो है वो इंपॉर्टेंस हो गया। इसके बाद में एक गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, कौन सी फसल में कितने गुणसूत्र है ना। तो ये तो जो 5 चीज है वो सबसे बेसिक, सबसे जरूरी, सब में सबसे स्टार्टिंग में यही चीजें याद करनी है और यही चीजें सबसे पहले लिखनी है। अगर आपको पूछे कि संक्षिप्त वर्णन कीजिए, है ना। इसके बाद में देखो ये सीरियल वाइज लिखना होता है। ऐसा नहीं कि ये सबसे पहले अपन लिख रहे हैं कि गुणसूत्र ये है, महत्व इसका ये है, उत्पत्ति स्थान ये है, कुल इसका ये है। ये सीक्वेंस वाइज लिखना है। जैसे सबसे पहले आपने वानस्पतिक नाम लिखना है तो वानस्पतिक नाम लिखना है, इसके बाद में कुल है, उत्पत्ति स्थान है, महत्व है, गुणसूत्र है ना। ये चीजें एक सीक्वेंस वाइज लिखनी होती है, ठीक है।
इसके बाद में आपको लिखना है जलवायु। अब देखो जलवायु अपने ज्यादातर, देखो आपको बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो राजस्थान की जो मोस्ट फसलें होती है उनसे ही आता है ना। अब राजस्थान में जलवायु किस प्रकार से, आप सबको पता है कि यहाँ पे उष्ण जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो आपको लगभग उष्ण जलवायु ये नाम तो लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद में देखो कुछ फसल है, गेहूं है और जौ है, इनमें कौन सी जलवायु पाई जाती है? शीतोष्ण जलवायु। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, गेहूं और जौ में शीतोष्ण जलवायु, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें धान और उड़द की, धान और उड़द में कौन सी जलवायु पाई जाती है? गर्म व तर जलवायु। किसमें? धान और उड़द में, ठीक है। तो अब देखो जलवायु में आपको किस प्रकार से लिखना है कि ये उष्ण जलवायु का पौधा है या फिर शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, लेकिन इसकी उचित खेती उष्ण व उपोष्ण के मध्य की जा सकती है, ठीक है। और इसकी बढ़वार के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, इसमें इतनी नमी चाहिए, इसकी वार्षिक वर्षा इतनी होनी चाहिए, ये चीजें आप जलवायु में कवर करोगे, ठीक है। जलवायु के बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है मृदा। मृदा किस प्रकार से होनी चाहिए? देखो जितने भी अपना जो एग्रीकल्चर की खेती करते हैं वो उसके लिए उपयुक्त मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? 4 से 6 पीएच मान होना चाहिए, ठीक है। अब 4 से 6 के बीच में कुछ अम्लीय, जैसे जो 4 से 6 नहीं, जो ये तो 4 से 6 है, ये धान के लिए, धान की खेती के लिए उपयुक्त टेम्परेचर है वो 4 से 6। बाकी बेसिक जितने भी अपने खेती करते हैं वो है जिसे उपयुक्त जो पीएच मान होता है वो है 6.5 से 7.5 के बीच में, 6.5 से 7.5 के बीच में टोटल फसलों का जो अपने उत्पादन करते हैं उनमें लगभग टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए, है ना। बेसिकली अपन लिख देते हैं कि भाई मृदा में देखो आपको किस प्रकार से लिखना है। देखो अब ये तो है नहीं, आपको इतना ही याद करना है कि धान में कौन सी मृदा पाई जाती है ना। अब आप धान में, आपको पता है कि धान में चिकनी मृदा की आवश्यकता रहती है, ठीक है। तो अब अपन इसकी जो बेसिक जो जानकारी है वो अपन लिख सकते हैं कि भाई इसकी धान की खेती के लिए चिकनी मृदा होनी चाहिए, इसके बाद में जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। अधिक इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए, सूक्ष्म जीवों की मात्रा अधिक होनी चाहिए, है ना। और इसके बाद में जो मृदा के कण है वो छोटे होने चाहिए, ठीक है। और मृदा जल ग्रहण की क्षमता अधिक होनी चाहिए, ये चीजें अपन आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद में अपन ये लिखना होता है कि भाई इसका पीएच मान 4 से 6 के बीच में होना चाहिए, हल्की अम्लीय होनी चाहिए, है ना। तो ये चीजें सारी की सारी आप मृदा के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक बार थोड़ा सा इनका आपको डिटेल से लिखाऊंगा कि क्या क्या चीज आपको लिखनी है ना, जलवायु में क्या लिखना है, मृदा में क्या लिखना है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा। उसके बाद में आपको जो चार्ट बनाएंगे ना, उस चार्ट में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई ठीक है, जैसे धान आ गया, धान की मृदा, चिकनी मृदा, ठीक है। अब आपको इतना याद रखना है, चिकनी मृदा 4 से 6 पीएच मान। बाकी सारी की जो लैंग्वेज है, जो मतलब लैंग्वेज अपने को लिखनी होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पे आपके एग्जाम में आया कि आप मृदा का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और वहां पे निम्न बिंदुओं के अंतर्गत वर्णन कीजिए, उसमें एक बिंदु आ गया मृदा, तो मृदा में आप इतना तो लिखोगे नहीं कि चिकनी मृदा चाहिए, है ना। आपको तो पूरी लैंग्वेज लिखनी होती है भाई कि ये मृदा चाहिए, है ना, इस प्रकार से होनी चाहिए। तो ये वो लैंग्वेज आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। उसके बाद में आप जितनी भी फसल आएगी उन सब में सेम लैंग्वेज रखना, कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना, बाकी थोड़े सा चेंज होता है वो आपको मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ चेंज करना है ना। देखो मृदा होगी, इसके बाद में खेत की तैयारी, खेत की तैयारी। अब खेत की तैयारी किस प्रकार से करते हैं, जैसे अपन रबी में फसल की बुआई कर रहे हैं या खरीफ में फसल की बुआई कर रहे हैं, है ना। खरीफ में फसल की बुआई कर रहे हैं तो अपने सीधी सीधी इसमें एक लैंग्वेज आती है, आप आराम से लिख देना। बाकी इनकी जो डिटेल लैंग्वेज है वो आपको मैं नोट्स बनाकर भेजूंगा ना, वहां से आप कॉपी करके लिखना, ठीक है। तो इसकी आप लैंग्वेज इस प्रकार से लिख सकते हो कि जैसे ही रबी की फसल की कटाई होती है, कटाई के तुरंत बाद खेत में निराई गुड़ाई करके खेत को खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। खुला छोड़ने के बाद और एक हल्की निराई गुड़ाई बुआई से पहले करके और पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेते हैं। खेत को समतल करने के बाद में इसमें बुआई करेंगे, ठीक है।
खेत की तैयारी के बाद में बात आती है बीज की मात्रा। बीज की मात्रा कितनी चाहिए, है ना, सीड रेट जिसको बोलते हैं, है ना। बीज की मात्रा देखो अलग अलग फसलों में अलग अलग चाहिए, तो ये आपको सीधा इतना याद करना है कि बीज की मात्रा कितनी चाहिए, है ना। जैसे अब गेहूं है तो गेहूं में कितनी चाहिए, है ना, धान है तो धान में कितनी चाहिए, शंकर धान में कितनी चाहिए, और सुपर व्हीट में कितनी चाहिए, और ऐसा विधि से अगर अपन धान लगा रहे हैं तो कितनी चाहिए, ठीक है। मक्का में संकुल की कितनी चाहिए, शंकर की कितनी चाहिए, ये सारी की सारी बस इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, इसमें इतना ही आपको लिखना है कि बीज की मात्रा आपने इतनी चाहिए, ठीक है। डिप्लर से कर रहे हैं तो इतनी चाहिए, 2-3 प्रकार से होता है। आगे बो रहे हैं तो इतनी चाहिए, पछती बो रहे हैं तो इतनी चाहिए, ठीक है। और लवणीय भूमि में बो रहे हैं तो इतनी मृदा चाहिए। ये सारी सारी बीज की मात्रा या बीज की दर, है ना, बीज की मात्रा या बीज की दर, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बीज की दर हो गई अपने पास। इसके बाद में आपको लिखना है बीज की गहराई, है ना। देखो बीज की मात्रा का अपने को पता चल गया कि भाई 1 हेक्टर में इतने बीज चाहिए। इसके बाद में अपने को पता ये होना चाहिए कि बीज कितनी गहराई में अपन बुआई करेंगे, है ना, बीज की गहराई। तो बीज की गहराई में देखो जो बीज छोटे होते हैं उनको कम गहराई में बुआई करते हैं, और जो बीज बड़े होते हैं उनको आधी गहराई में बुआई करते हैं। बाकी इसका आपको एक जो पॉइंट आएगा उसमें बीज की लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। बाकी अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग डिटेल से अपना अध्ययन करेंगे, उस टाइम आप साथ में नोट्स बना के याद कर लेना, ठीक है। बीज की गहराई के बाद में आती है स्पेसिंग, कि भाई बीज की आपस में दूरी कितनी रखें। एक बीज यहाँ पे बुआई करने के बाद दूसरे बीज की बुआई के बीच में मध्य जो दूरी है वो कितनी रखें, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखो अगर अपन संकर बीज प्राप्त कर रहे हैं या फिर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसमें एक चीज हो जाती है पृथक्करण दूरी, है ना। पृथक्करण दूरी का भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। पृथक्करण दूरी क्या होती है, अगर अपने को एक शुद्ध फसल प्राप्त करनी होती है तो 2 किस्मों के बीच में जितने दूरी रखते हैं उसको पृथक्करण दूरी कहते हैं। ये जो सेल्फ प्रोडक्शन वाली जो सेल्फ पोलिनेशन वाली फसल होती है उसमें जो पृथक्करण दूरी कम रखी जाती है, और क्रॉस पोलिनेशन वाली जो फसल होती है उसमें पृथक्करण दूरी अधिक रखी जाती है, ठीक है। अब देखो आपके सीक्वेंस से ये चीज आपको सीरियल वाइज उतार लेना है कॉपी में, ठीक है। सबसे पहले वानस्पतिक नाम, उसके बाद में कुल, उसके बाद में उत्पत्ति स्थान, इसके बाद में महत्व गुण, ठीक है, जलवायु, मृदा, खेत की तैयारी, बीज की मात्रा, बीज की गहराई, स्पेसिंग। अब देखो स्पेसिंग लगा दी, ठीक है। अब बात करेंगे अपन बुआई का समय, बुआई का समय। अब अलग अलग फसलों के लिए जैसे ग्रीष्म ऋतु की बुआई का समय अलग होता है, जो रबी वाली फसलें हैं उनका अलग होता है, जो जायद वाली फसलें होती है उनका अलग होता है, जो आगे आगे फसलें हैं उनका डिटेल से अपने जो चार्ट बनाएंगे उसमें इसका पढ़ लेंगे, ठीक है। बुआई के समय के बाद में आप क्या होता है जो नेक्स्ट आपका बुआई की विधि, बुआई की विधि। अब भाई अपन कौन सी विधि से बुआई कर रहे हैं, जो एक तो छिड़कवा विधि होती है, दूसरा से ड्रिल आता है ना। तो बुआई की विधि किस प्रकार से कौन सी विधि अपन रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो देखो बुआई की विधि होगी, अब बुआई का समय हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे आप सीरियल वाइज नोट करते रहना कॉपी में, है ना। इनके कोई आगे दूसरी फोटो इमेज वगैरह कुछ नोट्स वगैरह नहीं मिलेंगे आपको, आप सीरियल वाइज नोट करते रहना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट करते रहना, ठीक है। बुआई की विधि के बाद में आपको आगे की बात आती है सिंचाई की, है ना। अब देखो बुआई के तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी होती है ना। अब सिंचाई कब करें, कितनी करें, कैसे करें, ये आपने पीछे जो तीसरा चैप्टर था उसमें पढ़ा था, ठीक है। अब सिंचाई में आपको क्या लिखना होता है, देखो अपन क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो सिंचाई में आपको इस प्रकार से लिखना होता है कि इसकी जो सिंचाई है वो अपन जलवायु के अनुसार करते हैं। जलवायु नम होती है तो सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, उष्ण या गर्म जलवायु है तो सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद में और भी अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई अगर जो नेचुरल बारिश हो रही है उसके ऊपर डिपेंड है तो अपने पास कोई चारा ही नहीं है। अगर अपने पास आर्टिफिशियल सिंचाई की सुविधा है तो 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए, ठीक है।
तो ये होगी सिंचाई। अब सिंचाई के बाद में इसमें आगे नेक्स्ट आ जाता है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। अब देखो सिंचाई के बाद में जैसे ही फसल लगभग 30 या 35 दिन की हो जाती है तो उस टाइम अपने को खाद और उर्वरक डालने होते हैं, ठीक है। तो खाद और उर्वरक में आपको ज्यादा मोस्टली अपने कौन से डालते हैं, एनपीके डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डालते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आपको एक लैंग्वेज लिखनी होती है कि एनपीके में क्या होता है, नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय अपन दे देते हैं। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा या फिर शेष नाइट्रोजन का 2 भाग करके बुआई के 30 दिन बाद में पड़नी छिड़काव और दूसरा छिड़काव बुआई के 40 दिन बाद में करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो फसलों का वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अच्छा होता है, ठीक है। बाकी अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग रिकमेंडेड की गई है भाई कि गेहूं के लिए कितनी खाद चाहिए, चावल के लिए कितनी चाहिए, दलहन के लिए कितनी चाहिए, तिलहन के लिए कितनी खाद चाहिए। ये सारे का सारा आगे अपने जो क्रॉप पढ़ेंगे उसमें एक चार्ट में नोट कर लेंगे, ठीक है। खाद एवं उर्वरक के बाद में आपके आगे आता है खरपतवार नियंत्रण, जिसको अपन बोलते हैं अंतःसस्य। अंतःसस्य। अब अंतःसस्य क्या होता है, देखो जो बुआई के बाद में अपने जो वीड मैनेजमेंट करते हैं उसको अंतःसस्य बोलते हैं, ठीक है। अब अंतःसस्य अपने देखो एक तो वीडिसाइड छिड़ककर भी कर सकते हैं, है ना। जो रसायन आते हैं आपके वीडिसाइड आता है, खरपतवारनाशी आता है, उनका छिड़काव करके अपने जो खरपतवार है उनको नष्ट कर सकते हैं। दूसरा हाथ से उखाड़ कर फिजिकल और जो बायोलॉजिकल मेथड है उनके द्वारा भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके जो खरपतवारनाशी है मोस्टली वही पूछते हैं, तो खरपतवारनाशी आपको अलग अलग लिखा देंगे जो फसल आएगी उस फसल में कि भाई धान के लिए कौन सा खरपतवारनाशी बेटर है, गेहूं के लिए कौन सा बेटर है, जौ के लिए कौन सा बेटर है। ये सारा का सारा आप क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रत्येक क्रॉप का सीरियल वाइज आपको लिखा देंगे, ठीक है। अंतःसस्य के बाद में आता है आपके प्लांट प्रोटेक्शन, जिसको बोलेंगे आपको प्लांट प्रोटेक्शन को पादप संरक्षण। पादप संरक्षण, देखो पादप संरक्षण में क्या होता है, पादप संरक्षण मतलब प्लांट का प्रोटेक्शन अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो इसका प्लांट को नुकसान कौन कौन सा कर सकता है, एक तो कीट हो गया, दूसरा डिजीज हो गई, बीमारियां हो गई, तीसरा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। तीनों प्रकार की जो आपके जो पादपों को नुकसान पहुंचाने वाले कारक है उनका अपन कंट्रोल किस प्रकार से करेंगे, उनका अलग अलग अपने फसल के लिए अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई गेहूं में कीट कौन सा लगता है और जौ में कौन सा लगता है, चावल में कौन सा लगता है, गेहूं की प्रमुख बीमारी कौन सी है, जौ की कौन सी है, चने की कौन सी है, धान की कौन सी है। ये अलग अलग फसलों में अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे, उस टाइम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। इसके अलावा देखो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है ना। तो कौन कौन सी फसलों में कौन कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो अलग अलग आपको चार्ट बनाकर उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट प्रोटेक्शन के बाद में आपके आती है हार्वेस्टिंग, है ना। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग को क्या बोलेंगे, कटाई, है ना। अब देखो वो देखिए जो कटाई के बाद में, अब कटाई का टाइम हो गया, कटाई किस टाइम पर करनी चाहिए, किस स्टेज पर करनी चाहिए, कटाई के अपने पता कैसे चलेगा कि भाई फसल अब कटाई के ऊपर आ गई है, अब फसलों की कटाई करनी चाहिए। ये सारी की सारी डिटेल अपने कटाई के जो ये टॉपिक है उसमें डिटेल करेंगे, डिटेल से डिस्क्रिप्शन करेंगे, ठीक है। कटाई के बाद में आपके आता है देखो उपज आएगी, उपज कितनी हुई, है ना। अब कटाई जैसे कटाई के बाद में आएगा आपके थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब गहाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं गहाई, है ना। मतलब जैसे फसल की कटाई के बाद में थ्रेशिंग कर ली अपने, थ्रेशिंग किस प्रकार से करते हैं ये सारी की सारी उसमें थ्रेशिंग में पढ़ लेंगे। इसके बाद में आप क्या आएगा उपज, उपज कितनी हुई, कौन सी फसल की कितनी उपज हुई, वो सारा का सारा आप चार्ट बनाकर उसमें याद करेंगे, ठीक है। इसके कटाई के बाद में आप क्या आता है स्टोरेज, है ना, जिसको बोलते हैं भंडारण, भंडारण, ठीक है। अब भंडारण कौन सी फसल को कितने जो परसेंटेज नमी होती है उस पर करते हैं। अब देखो आपको एक बार पहले भी मैंने बताया था जो अनाज वाली फसलें होती है उसका भंडारण अपन करते हैं जो
10% अगर दानों में नमी होती है वहां तक, ठीक है। ठीक है, दूसरी जो दलहन फसल है वो 10 से 12%, ठीक है। और जो आपके तिलहन फसल है उसके लिए आपको चाहिए 8 से 10% नमी, ठीक है। अब देखो दलहन है, अनाज वाली फसल है उसमें 13% नमी होनी चाहिए, दलहन है उसमें 10 से 12% और तिलहन है उसमें 8 से 10% नमी होगी, तब आप स्टोरेज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोसेस है वानस्पतिक नाम से लेकर भंडारण तक, वो सारा का सारा आपको सीरियल वाइज याद करना है, ठीक है। सभी फसलों में अगर आपके क्वेश्चन आता है कि गेहूं की फसल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो आपको वानस्पतिक नाम से लेकर भंडारण तक सीरियल वाइज लिखना होता है, ठीक है। तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर दूसरा प्रश्न इस प्रकार से आ गया कि भाई गेहूं की खेती का निम्न बिंदुओं के अंतर्गत वर्णन कीजिए, ठीक है। अब निम्न बिंदुओं में आपको कटाई दे दिया, थ्रेशिंग दे दिया, भंडारण दे दिया, उपज दे दिया, तो आप इन चारों का ही वर्णन करना है और उनकी डिटेल से डिस्क्रिप्शन करना है, ठीक है। तो इनका डिस्क्रिप्शन किस प्रकार से करना है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, और इनका सीरियल वाइज आप नाम लिखकर कॉपी में उतार लेना, ठीक है।